प्यारे बच्चों, हिंदी की जीवन क्लासेस में आपका फिर एक बार से स्वागत है। तो हम पिछली वीडियो में वर्णमाला का अध्ययन कर चुके थे। तो आप सभी को संधि की वीडियो देखने से पहले आप सभी को वर्णमाला का अध्ययन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आप सभी के साथ सजेशन करना चाहूँगा, मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूँगा कि आप पहले वर्णमाला का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि आप वर्णमाला का अध्ययन यदि अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप अपनी हिंदी की बहुत सारी कमियों को, जो कि आपकी मातृभाषा है, उसको आसानी से दूर कर पाएंगे। तो आज जो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, अपना न्यू टॉपिक संधि का अध्ययन करेंगे। मैं संधि के अध्ययन से पहले आपको कुछ बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो संधि होगी थोड़ा सा हमारा बेस स्तर से होकर बहुत अच्छे लेवल तक की होगी। हम इसमें थोड़ा सा कुछ ट्रिकों का प्रयोग भी करेंगे जिससे आप उनको आसानी से याद रख सकें। तो देखिए, हम संधि शुरुआत करने जा रहे हैं। तो संधि से पहले आपको मैंने बताया था कि वर्णों के प्रकार या वर्ण, आप अपनी हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से हिंदी की जो वीडियो है, पहली वर्णमाला की वीडियो, उसको अच्छी तरह देख लें, जिससे आप इसके उपरांत आने वाली सभी वीडियो को आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, हिंदी के हम अपनी जो हिंदी की अध्ययन की मतलब पूरी श्रृंखला है, हम इसमें हिंदी के कुछ मेन फैक्ट्स घेरेंगे, अर्थात हिंदी के उन टॉपिकों को घेरेंगे जो सभी के लिए कॉमन होते हैं। इसके अलावा हम अपने विद्यार्थियों के अलावा जो अन्य प्रकार के कॉम्पिटिटर्स अर्थात प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह उनके लिए भी बहुत लाभकारी रहेगी, ऐसा मेरा उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है। तो देखिए, अब हम अपने अध्ययन पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम संधि पर। संधि क्या है? देखिए, जैसे कि नाम से ही पता पड़ता है, संधि। संधि का मतलब होता है संधि को जैसे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है ज्वाइंट, अर्थात ज्वाइनिंग। तो संधि का सीधा सीधा मतलब होता है जोड़ना। संधि का क्या अर्थ होता है? सीधा सीधा जोड़ना। लेकिन किसको जोड़ना? तो जो जोड़ना जो होता है वह जोड़ते हैं वर्णों को। किसको जोड़ते हैं? वर्णों को। अर्थात दो वर्णों के योग से जो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, अर्थात जब दो वर्णों को जोड़ते हैं उनसे एक विकार मतलब एक उनमें एक मतलब एक अलग प्रकार का परिवर्तन निकल के आता है। मान लीजिए आपने कोई तो दो वर्ण लिए हुए हैं अलग अलग, ए और अ, तो वो क्या मिलेंगे? कहीं आ बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो परिवर्तन है, इन्हीं परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात जब किन्हीं दो वर्णों को लेकर, अर्थात किन्हीं दो पास पास वर्णों को लेकर जोड़ने से, मान लीजिए दो वर्ण आपने लिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको वर्णों क्या वर्ण होते हैं या क्या अक्षर के अंतर होते हैं, ये हमारी पुरानी वीडियो में देख लीजिए। मैं फिर आपको एक बार से सजेशन करना चाहूंगा, क्योंकि यदि आप वर्णों का अध्ययन नहीं, वर्णों की जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप संधि को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप वर्णों के बारे में और स्वर व्यंजन संधि क्या होती है, ये स्वर व्यंजन क्या होता है, इसका भी अध्ययन अच्छी तरीके से कर लें। इसके पश्चात ही आप संधि को समझेंगे तो वह अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो देखिए, हम बात दोबारा से करते हैं। संधि क्या है वास्तव में? जब दो समीपवर्ती का मतलब आप समझ रहे होंगे कि पास वाले, जब दो समीपवर्ती हम कोई भी वर्ण लें, अर्थात हमारे वर्ण कितने की संख्या 52 बताई थी, तो हम क्या करते हैं, जब उनमें से कोई भी दो वर्ण पास आएंगे तो उनके मिलने से एक निश्चित शब्द के अंदर कुछ विकार आ जाते हैं, कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, और इन्हीं आने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इनमें जो हमेशा जुड़ाव होगा, अर्थात दो वर्णों की जो संधि होगी, वह पहले शब्द के अंतिम, जैसे कि मान लीजिए एक शब्द ले रहे हैं, देव प्लस आल्य। क्या ले रहे हैं? देव प्लस आल्य। तो आप देख रहे हैं वह के पीछे क्या छिपा हुआ है? ए। और इसी के साथ आल्य का पहला जो वर्ण है वो क्या है हमारा? आ। तो जब ए प्लस आ होगा तो उनके मिलने से एक नया वर्ण आ की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न कर रहे हैं, और विकार हो रहा है आ का। तो ये जो नया शब्द बनता है वह बनता है देव प्लस आल्य इक्वल टू देवालय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वा के पीछे क्या आता है? एक आ की मात्रा आती है और यह नया शब्द देवालय बन जाता है। तो इस प्रकार हम संधि से समझते हैं कि दो अलग अलग शब्द थे। भाई, संधि से हम क्या समझते हैं? दो अलग अलग प्रकार के शब्द थे, उनके मिलने से एक नए प्रकार के शब्द का व्युत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं, एक नए प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न होता है। उसी परिवर्तन या विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं।
तो देखिए आप संधि को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। फिर भी कोई परेशानी रहती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या फिर आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक में शेयर साथ ही साथ करते रहिए, ताकि और भी इसका लाभ आसानी से उठा सकें। तो देखिए इसी के साथ हम यदि संधि सीखते हैं तो संधि के साथ साथ हमें संधि विच्छेद की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो हम सीखेंगे अब संधि विच्छेद। जैसे कि यह भी अपने वर्ड के अनुसार, यह भी अपने वर्ड के सेंस अनुसार आपको बता रहा है, यानी इसमें भी जो शब्द है वह अपनी उपस्थिति को बता रहा है कि संधि और विच्छेद। विच्छेद में होता है टूटना, संधि अभी आप समझ चुके हैं विकार को, अर्थात विकार जो टूट कर आता है उसको कहते हैं संधि विच्छेद। अर्थात संधि के नियम से संधि के नियम से बने हुए शब्द को पुनः संधि के नियमों से क्या करना, तोड़ना, अर्थात फिर से मूल अवस्था में ले जाना ही क्या कहलाता है, हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास एक शब्द परीक्षार्थी, क्या है, परीक्षार्थी। तो हम क्या करते हैं बच्चों, परीक्षार्थी को क्या करेंगे, संधि के नियम से क्या करेंगे, मतलब उस जहां पर संधि के नियम फॉलो होंगे उस स्थिति में जाकर तोड़ेंगे और उसको उसकी मूल अवस्था में ले जाएंगे। तो परीक्षार्थी को जब हम मूल अवस्था में तोड़ेंगे तो वह बनेगा परीक्षा प्लस अर्थी। क्या बनेगा, परीक्षा प्लस अर्थी। इस प्रकार जो हमारा बना हुआ कोई भी शब्द है उसको संधि के नियम से तोड़कर उसकी मूल अवस्था में ले गए। किसमें ले गए, मूल अवस्था। अर्थात वह किन किन शब्दों से मिलकर बना था, तो परीक्षार्थी किससे मिलकर बना था, परीक्षा प्लस अर्थी। तो इस प्रकार किसी भी बने हुए नए शब्द को संधि के नियम से तोड़कर पुराने शब्दों में ले जाना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। तो इस तरीके से आप संधि और संधि विच्छेद समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम संधि के प्रकार या उसके टाइप्स पर, तो इनको आप ध्यान से अध्ययन देखेंगे। तो मैं एक बार फिर आपको सजेशन देना चाहूंगा, यदि आप संधि के प्रकार को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले संधि जो हमारा वर्ण था और उसके प्रकार, स्वर और व्यंजनों को अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए, उसके पश्चात आप ज्यादा से ज्यादा समझ जाएंगे। तो देखिए वर्णों के आधार पर जो वर्णों के प्रकार रहते हैं हमारे, तो संधि के भेद भी वर्णों के प्रकार पर ही डिपेंड करते हैं। तो देखिए संधि के भेद हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसमें आता है स्वर संधि, क्या होता है, स्वर संधि। नंबर 2 टाइप से रहता है हमारा व्यंजन संधि। नंबर क्या रहता है, 2 टाइप से हमारा व्यंजन संधि। और नंबर 3 रहता है हमारा विसर्ग संधि। क्या रहता है, विसर्ग संधि। तो देखिए यहां पर हम शॉर्ट में अध्ययन करें। यदि संधि का पहला वर्ण स्वर हो, क्या हो, यदि संधि का पहला वर्ण, यदि संधि का पहला वर्ण स्वर हो, मान लीजिए अभी हमने तोड़ा था जैसे देव प्लस अल्ले, तो ये पहला वर्ण जो इसका अंतिम वाला जो वर्ण था वह स्वर हो, या उसका डिटेल हम अध्ययन अभी स्वर संधि का पूरा डिटेल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। यदि स्वर संधि का पहला वर्ण, यदि किसी संधि का पहला वर्ण स्वर हो तो इस प्रकार की जो संधि होगी स्वर संधि। इसी प्रकार यदि संधि का पहला वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, तो व्यंजन संधि। और संधि का पहला वर्ण विसर्ग हो तो इस प्रकार की संधि विसर्ग संधि कहलाती है, जिनका अध्ययन आप बहुत सारे एग्जाम्पल की सहायता से और बहुत सारे नियमों की सहायता से आप करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर पहले स्वर संधि का अध्ययन करते हैं और फिर स्वर संधि की एक ऐसी ट्रिक याद करेंगे जिससे आप कभी भी अपने जीवन में संधियों को नहीं भूलेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है यदि आप उन मात्र कुछ लाइन, कुछ वर्डों को याद रखते हैं तो आप संधि कभी भी संधि कभी भी आपको परेशान आगामी जीवन में नहीं करेगी। तो देखिए सबसे पहले बात करी जाएगी स्वर संधि की। किसकी, स्वर संधि की। तो जैसे कि अभी हमने परिभाषा बताई थी, क्या होता है, स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है। दो समीपवर्ती स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाती है। अर्थात तो दोबारा से समझे बात को, जब दो स्वर मिलकर, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वह भी स्वर, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, सूर्य प्लस अस्त। क्या लेते हैं, क्या सूर्य प्लस अस्त। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि सूर्य के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ए। इसी तरीके से जो अस्त का पहला वर्ड ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है वो क्या है, ए। तो ए प्लस ए क्या बन जाता है, आ। क्या बन जाता है,
आ, और ये जुड़कर हमारा बनेगा सूर्य आस्त यानी सूर्यास्त। तो आपको क्या पता लगी कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और पहले दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों क्या थे, स्वर स्वर थे, और स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ आ हो गया। ये इस प्रकार की संधि हमारी क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर स्वर संधि के भेदों का अध्ययन करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी को ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्वर देखिए स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। एक होती है दीर्घ संधि। क्या होती है, दीर्घ संधि। नंबर सेकंड होती है आपकी गुण संधि या स्वर संधि कह सकते हैं, गुण स्वर संधि। थर्ड होती है आपकी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। नंबर 4 होती है आपकी अयादि संधि। नंबर 4 क्या होती है आपकी यण संधि, सॉरी, या पहले भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और नंबर 5 होती है आपकी अयादि संधि। क्या होती है, अयादि संधि। तो अब इनका हम क्रमशः अध्ययन करते हैं। पहले दीर्घ का अध्ययन करेंगे, फिर गुण का, फिर वृद्धि का, फिर यण का, फिर अयादि का। इस तरीके से हम अपनी हेडिंग या पॉइंट बनाते हैं, वह दीर्घ संधि को बनाते हैं। दीर्घ संधि देखिए इसका अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था वर्णों के जो हमने स्वर सबसे पहले स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि आपको स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल रूप से स्वरों की संख्या मूल रूप से आपको बताई थी 10 होती है मूल रूप से। लेकिन उसमें जो 3 वर्ण हैं, जो 3 अतिरिक्त हमारे जो उच्चारण के आधार पर रह गए हैं, वह और 3 जुड़कर हमारे क्या बन जाते हैं, 13 बन जाते हैं स्वर। ए आ ई उ ऊ ए ओ औ, ये सब क्या है, हमारे मूल रूप के हैं। जबकि अंग आ और री जो है वह क्या होती है, हमारे अन्य उच्चारण के आधार पर जुड़कर संख्या 3 को बढ़ा देती है। ये हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया था। यदि आपने नहीं देखी है तो दोबारा जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि में आपको पता होनी चाहिए, जो दीर्घ स्वर होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। क्या होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। तो देखिए ह्रस्व में आपके 3 होते हैं, ए, छोटी ई और छोटा ऊ। यह तो होते हैं ह्रस्व। जो बाकी सभी को छोड़कर जो हमारे स्वर होते हैं वह कहलाते हैं दीर्घ स्वर। तो देखिए इन्हीं के आधार पर हम अपनी दीर्घ संधि का पूरा अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि तो देखिए जरा परिभाषा क्या कहती है। जब ए ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, ह्रस्व या दीर्घ, ए ई उ क्या होता है, ए छोटी ई और छोटा ऊ के पश्चात कुछ भी आ जाए, यानी ए ई उ के पश्चात कोई भी ह्रस्व या दीर्घ हो, ए ई उ के पश्चात कोई भी ह्रस्व या दीर्घ आ जाता है, अर्थात कोई सा भी स्वर आ जाता है आपका, तो उनके आने से, दोनों के मिलने से क्या होता है, हमारा दोनों के मिलने से हमारा हमेशा दीर्घ बनता है। अर्थात ए ई उ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, ए ई उ के पश्चात क्या हो, क्रम से ह्रस्व या दीर्घ आए, तो दोनों के मिलने से हमेशा क्या बनता है। मान लीजिए आपके क्या हो, ए ई उ हूं और उनके पश्चात कोई सा भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर कोई सा भी आ जाता है, तो उनके मिलने के पश्चात जो है हमेशा मात्रा जो है वह दीर्घ बन जाती है। क्या बन जाती है, दीर्घ बन जाती है। अर्थात उसके मिलने से हमेशा, मान लीजिए इनका दीर्घ आ जाए और ई के पश्चात बड़ी ई आ जाए और ऊ बड़ा ऊ आ जाए, तो इनके पश्चात कोई भी हमारा ह्रस्व या दीर्घ आ जाता है, या मान लीजिए इनके पश्चात ए ही आ जाता या ई आ जाता या ऊ आ जाता। तो आप दोबारा से समझिए इस बात को, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ए आ ई के, ए ई ऊ के पश्चात कोई सा भी ह्रस्व या दीर्घ आ जाता हो। दोबारा से समझेंगे आप इस बात को, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, दोबारा से मैं इसको स्पष्ट करता हूं। देखिए ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आपको पता है, मान लीजिए हमने लिया ए ई और ऊ, ये क्या हो गए हमारे ह्रस्व स्वर हो गए, यानी छोटी मात्राएं होगी जिनके बोलने के लिए कम समय लगता है, इनके दीर्घ हो जाएंगे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इनके पश्चात कोई भी, मान लीजिए इसके पश्चात भी आपका इसका आ गया या ह्रस्व आ गया, इसका छोटा या बड़ा कोई सा भाग आ जाए,
इसी तरीके से इसका भी इस तरीके से आ जाए ह्रस्व या दीर्घ, तो इनके पश्चात कोई भी ह्रस्व या दीर्घ आता है, अर्थात मान लीजिए ए आ जाए इसके पश्चात या आ जाए, ऐसे ही इसके पश्चात क्या आ जाए आपका ई आ जाए या ई आ जाए, इसके पश्चात भी ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, इसी तरीके से इनके पश्चात भी ह्रस्व या दीर्घ कोई सा भी आ जाए, तो उनके मिलने से हमेशा जो मात्रा है वह हमेशा क्या बन जाती है, दीर्घ बन जाती है, अर्थात हमेशा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ का निर्माण हो जाता है। इन बातों को हम एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए जरा क्या होता है, ए और आ के मिलने से क्या बनता है, हमेशा ए और ए के मिलने से क्या बनता है, जैसे कि आ बनता है, क्या बनता है, आ बनता है। तो देखिए हम इसमें ये हमारा जो बेस है ट्रिक इसी पर बेस करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जांपल, मान लीजिए हम क्या लेते हैं, धर्म प्लस अर्थ, क्या लेते हैं, धर्म प्लस अर्थ। तो आप देख रहे हैं धर्म के मैं के पीछे क्या स्वर छिपा हुआ ए, ऐसे ही अर्थ के शुरू में क्या लगा हुआ ए, तो ए प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आ। तो ऐसे ही जब धर्म प्लस अर्थ जुड़कर एक नया वर्ड बनाते हैं धर्मार्थ, क्या बनाते हैं, धर्मार्थ। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं, ए प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया, आ हो गया, अर्थात तो यहाँ पे क्या था, हस्व छोटा वाला ए था, इसी तरीके से यहाँ भी हस्व था, तो हस्व हस्व के जुड़ने से क्या बन गया, दीर्घ बन गया। तो इस तरीके से आपको क्या पता लगना है कि हस्व हस्व के जुड़ने से हमेशा क्या बनता है, दीर्घ बनता है। इसी तरीके से एग्जांपल हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल हम दीर्घ का लेकर चलते हैं। मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है देव प्लस आगमन, क्या होता है, देव प्लस आगमन। तो देखिए इसके जुड़ने से क्या बनता है, मान लीजिए देव के पीछे आपका क्या वर्ड निकल कर आता है, वह के पीछे क्या आ जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ से जब हम उठाते हैं तो क्या निकल के आता है, आ निकल के आता है। तो ए प्लस आ क्या बनता है, हमेशा क्या बनता है, आ। तो यहाँ से क्या पता लगा, इसका हस्व छोटा और इसका दीर्घ जुड़ने से क्या बन गए हमारे, हमेशा आ, हमेशा दीर्घ ही बनते हैं। तो क्या पता पड़ता है, हस्व और कोई भी हो, हस्व या दीर्घ कैसे भी हो, यहाँ पे उनके जुड़ने से हमेशा दीर्घ का निर्माण ही होता है, और इस प्रकार की संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। तो देवागमन, देव प्लस आगमन के जुड़ने से क्या बनता है, हमारा देवागमन बनता है, अर्थात तो व का पीछे आ की मात्रा जुड़ जाती है और ये इस तरीके से देवागमन बनता है। एक और एग्जांपल हम अपनी ई और बड़ी ई के ह्रस्व व दीर्घ का लेते हैं, जिससे हम समझेंगे कि इस प्रकार किससे दीर्घ संधि का निर्माण होता है। देखिए जैसे कि अति प्लस ईव, क्या होता है, अति प्लस ईव। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटी की मात्रा है, इसी तरीके से ईव यहाँ पर भी छोटी ई है। हस्व हस्व के जुड़ने से बड़ी दीर्घ बड़ी ई का निर्माण होता है, तो यह बन जाती है आपकी, मान लीजिए यहाँ पर छोटी की मात्रा थी तो यह अतीव अतीव में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से यहाँ क्या पता पड़ता है आपको कि हस्व और हस्व के जुड़ने से किसका निर्माण हुआ, दीर्घ का निर्माण, हस्व और हस्व के जुड़ने से दीर्घ का निर्माण हुआ। तो इस दीर्घ के जोड़ने से क्या पता पड़ता है, यह दीर्घ संधि कहलाती है। इसी तरीके से इसका एक एग्जांपल हम किसमें लेते हैं, दीर्घ में लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपने लिया हुआ है मही, ऐसा नहीं है कि पहले ही हस्व होना चाहिए, पहले दीर्घ भी हो सकता है। मही प्लस इंद्र, क्या होता है आपका, मही प्लस इंद्र। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये किसकी मात्रा है, ये बड़ी ई है, यानी कि यह दीर्घ है, और दीर्घ के आगे यदि क्या आता है आपका, दीर्घ के आगे यदि हस्व आता है तो अभी क्या बनता है, जोड़ के हमेशा दीर्घ का निर्माण होता है। तो ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, बड़ी ई। तो यहाँ से मही प्लस इंद्र जुड़ने से क्या बन जाता है, हमारा महेंद्र का निर्माण हो जाता है। क्या बनता है, तो यहाँ पर बड़ी की मतलब ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई क्योंकि ये दीर्घ थी, तो हमें यहाँ से क्या पता पड़ा, हस्व या दीर्घ हो, और वह हमेशा दीर्घ बनता है। इसी तरीके से हम ऊ को लेकर चलेंगे, उसके भी हस्व दीर्घ क्लियर करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आता है साधु प्लस ऊर्जा। क्या लेते हैं, साधु प्लस ऊर्जा। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो है ये क्या है, हमारा हस्व ऊ अर्थात छोटा ऊ। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, बड़ा ऊ लेते हैं। इनके जुड़ने से क्या बन जाता है, बड़ा ऊ का निर्माण हो जाता है। देखिए कैसे बनते हैं, जब इनको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा साधुजा, साधुजा। अर्थात इन दोनों के जुड़ने से किसका निर्माण हुआ, दीर्घ का निर्माण हो गया है। तो इस तरीके से हम दीर्घ संधि की
दीर्घ संधि के बारे में क्या पता पड़ता है बच्चों? यदि इसके ट्रिक के तौर पे आप याद रखना चाहें तो हमेशा याद रखिए, दो वर्ड यदि जुड़ रहे हैं तो हमेशा उनके बीच में क्या आएगा? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये हमेशा जहां भी आपको दिखेंगे, इनकी मात्रा जहां भी दिखाई देगी, वह संधि हमेशा दीर्घ संधि कहलाती है। यह आपके लिए आज की बेस्ट ट्रिक रहेगी। क्या कहलाएगी? ये बेस्ट ट्रिक दीर्घ संधि की कहलाएगी। इसको हमेशा याद रखिए, आ ई ऊ। अर्थात कहीं भी मान लीजिए आपको इसमें दिखा जैसे बड़ा ऊ दिख गया, तो ये जो ट्रिक है वो किसकी लिखी? दीर्घ की। ऐसे मान लीजिए आपको देवा ले में क्या पता पड़ा कि बीच में आ की मात्रा है, तो आ ये किसके पहचान कर रहा है? दीर्घ की। इस तरीके से दीर्घ संधि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब हम एक अपनी स्वर संधि के नेक्स्ट भाग गुण संधि पर चलते हैं। ये गुण संधि क्या होती है? स्वर संधि के नेक्स्ट भाग गुण संधि। जैसे कि नाम से सिद्ध हो रहा है, गुण संधि कुछ विशेष गुण मिलकर ही यह गुण संधि का निर्माण करेगा। देखिए यहां पे क्या होता है, यदि ए और आ, क्या होता है? यदि ए आ के बाद ई या, यदि देखिए ए और आ के बाद क्या आता है? क्रम से ई या छोटी ई में आते हैं, या यदि छोटी ई और ई आते हैं तो वह बन जाता है आपका ए। क्या बन जाता है? ए, छोटा ए। और यदि ए और आ के बाद ही आपके क्रम से क्या आते हैं? आपके ऊ या औ आते हैं, ऊ या ऊ आते हैं, तो उनके जोड़ने से क्रम से क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। और ऐसे ही यदि ए और आ के बाद आपकी क्या आते हैं? री आता है, तो उसके जुड़ने से क्या बन जाता है? अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर बन जाता है। तो आपको गुण संधि याद रखनी है, ए ओ अर से। अर्थात ए आ के पश्चात ई या ई आती है तो ए बन जाता है, ए और आ के बाद ऊ या औ आता है तो ओ बन जाता है, और ए आ के बाद री आता है तो अर बन जाता है। इन बातों को हम एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम देखते हैं नर प्लस इंद्र। क्या देखते हैं हम? नर प्लस इंद्र। तो यहाँ पे देखते हैं र के बाद क्या आता है? ए, और इसके पश्चात यदि ई आती है तो यहाँ पे वृद्धि संधि का गुण लग जाता है और ये बन जाएगा हमारा ए। क्या बन जाएगा? ए। इस तरीके से नर प्लस इंद्र यह बन जाता है आपका नरेंद्र। क्या बन जाता है? नरेंद्र। क्या बन जाता है? नरेंद्र बन जाता है। तो इस तरीके से क्या पता लगा आपको? ए के पश्चात यदि ई आता है तो वह ए में कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम गुण संधि का। जैसे ओ के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए ए के पश्चात हमने क्या पढ़ा था? ए आ के पश्चात ऊ या औ आए तो ओ में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए हम लेते हैं आपका महा प्लस उदय। क्या लेते हैं बच्चों? महा प्लस उदय। यहाँ क्या पता पड़ा आपको? आ रहा है, इसी तरीके से उसके आगे क्या आ रहा? ऊ आ रहा है, तो आ और ऊ के जुड़ने से क्या बन जाता है आपका? महोदय बन जाता है, क्योंकि ओ की मात्रा यहाँ से जुड़ने से बन जाती है। तो ये बन जाता है महा प्लस उदय इक्वल टू महोदय। तो यहाँ की जो बेस्ट ट्रिक रहती है गुण संधि की, आपको क्या याद रखना हमेशा? गुण संधि की ट्रिक आपको ये मिलेगी, ए ओ आर। क्या बनती है? ए ओ और आर। अर्थात जब भी आपको कहीं ए दिखाई दे, ओ दिखाई दे, आर दिखाई दे, जैसे कि ओ की मात्रा दिखाई दे, अभी हमने बताया था, ओ ए दिखाई दे, जैसे नरेंद्र, महेंद्र, ये सभी किसके एग्जांपल रहेंगे? हमारे गुण संधि कहलाती है। ये आपकी ट्रिक रही है, बेस्ट ट्रिक यहाँ की गुण संधि की, ये आपको याद रखनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या हमारी जो नेक्स्ट संधि आती है वो आती है वृद्धि संधि। वह भी अब अपनी परिभाषा के अपने नाम के अकॉर्डिंग ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। वृद्धि संधि अर्थात जिसमें मात्राओं की वृद्धि होती है वह वृद्धि संधि कहलाती है। जब ए या आ के बाद क्या लिखा है इसमें? ए या आ के पश्चात क्या आता है बच्चों? ए या ए आए। क्या है? इसके पश्चात ए या बड़ा ए आता है तो वह क्रम से क्या बन जाता है? दोनों के मेल से ए बन जाता है। क्या आ जाता है? दोनों के मेल से बड़ा ए बन जाता है। अर्थात इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हंसू या दीर्घ हो, उनके हमेशा बड़ा ए ही बनता है। इसी के साथ मान लीजिए ए और या आ के पश्चात क्या आता है आपका? ओ या औ आता है। क्या आता है? दोनों के पश्चात ओ या औ आता है। दोनों के जुड़ने से हमेशा ओ का ही निर्माण होता है।
अर्थात आप देखते हैं कि मात्रा में सिर्फ और सिर्फ वृद्धि हो जाती है। तो देखिए हम वृद्धि संधि के एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। देखिए जैसे कि 1 प्लस 1 क्या था, इसका सबसे आसान एग्जाम्पल रहता है 1 प्लस 1। तो यहाँ क्या देखते हैं आप, क्या के पीछे क्या हुआ है, ए आया हुआ है। इसी तरीके से जस्ट आपको सामने दिख रहा ए आया हुआ है, तो ए प्लस ए यानी ए प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं, बड़े की मात्रा बनाते हैं। ये हो जाता है आपका एकक, अर्थात बड़े की दो मात्रा है पर ए दोनों जुड़ के डबल ए हो गई। यहाँ पे क्या बनाता है, डबल ए, अर्थात एकक का निर्माण होता है। इस तरीके से आपने क्या देखी, जब मात्राओं की वृद्धि हो गई, आपसे सबसे पहले आप देख रहे थे कि एक मात्रा आनी थी ए की, तो उसके पश्चात जब एक और ए जुड़ गया ए के पश्चात, तो डबल ए की वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनती है, हमारी वृद्धि संधि बनती है। इसका एक और एग्जाम्पल हम अपने सामने लेते हैं। देखिए आ प्लस ओ, हमने क्या पढ़ा था, आ और ओ के पश्चात क्या बनता है, ओ बनता है। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम, ये लेते हैं महा प्लस ओजस्वी। क्या लेते हैं, महा प्लस ओजस्वी। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आ, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ओ। तो आ और ओ मिलकर क्या बनाएंगे हमेशा, औ। क्या बनाएंगे, औ। तो ये बन जाएगा आपका महोजस्वी। क्या बन जाएगा, महोजस्वी। क्योंकि आपने देखी मात्रा डबल बढ़ गई, यानी डबल ओ की मात्रा बढ़ गई, तो इससे यहाँ क्या पता पड़ता है, यह भी वृद्धि संधि होती है। तो इसकी ट्रिक हमेशा आपको ध्यान रखनी है। वृद्धि संधि की जो ट्रिक याद रखनी है वो आपको हमेशा ए ओ यानी बड़ा ए और औ, ये दोनों जो जहां भी आपको बीच में मात्राएं मिलेंगी वह वृद्धि संधि कहलाएगी। ये आपकी क्लियर होती है वृद्धि संधि। देखो नेक्स्ट संधि की तरफ चलते हैं हम अपने स्वर संधि के भागों में। ये आती है बच्चों आपकी यण संधि। क्या आती है, यण संधि। तो देखिए यण संधि के नाम से हमेशा आपको याद रखना है य र ल व, और यही इसकी ट्रिक है। तो देखिए क्या होता है, जब या ई उ औ उ बड़ा उ या री के बाद कभी भी कोई भी स्वर आता है, तो ई का जो निर्माण है, ई के हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, य में। ऐसे ही उ किस में कन्वर्ट हो जाता है, व में। उ और ऐसे ही उ किस में कन्वर्ट हो जाता है, व में। और इसी तरीके से जो री है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, रे में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको याद रखनी है य व रे। तो देखिए इनका एग्जांपल लेंगे हम और उनकी सहायता से आसानी से समझेंगे। देखिए ई प्लस ए, अभी हमने पढ़ा था। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने पढ़ी होगी अत्याधिक। तो अत्याधिक का जो संधि विच्छेद करेंगे तो वो होता है अति प्लस अधिक। क्या होता है, अति प्लस अधिक। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यानी ई, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, छोटी। ऐसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए। अभी हमने पढ़ा था ई और आ के, ई या बड़ी ई के पश्चात कोई भी स्वर आए तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक विशेष शर्त लगती है, वह अभी आपको बताई जाएगी। तो इसका बनता है अति प्लस अधिक का, वह बनता है अत्याधिक। क्या बनता है, अत्याधिक। तो आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे आपको दिखा कि अति प्लस अधिक, तो यहाँ पर जब हमने इसकी जो ई के पश्चात ए आया था तो वह किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा ये में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, ये अत्या। लेकिन जो हमने यहाँ पर जो हमारा लिया हुआ व्यंजन था कोई भी होगा, वह हमेशा किसमें पाया गया, वह हमेशा आधा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखनी है, कहीं भी ये लगाए और आगे जो है उनके हमेशा वह आधे वर्ण में कन्वर्ट हो जाए, यानी उनके साथ आधा वर्ण लगा हुआ हो। तो इस प्रकार के जो संधि होगी वह यण संधि कहलाएगी। इनके एक दो एग्जांपल और हम लेकर आसानी से स्पष्ट करते हैं। देखिए जैसे कि ई प्लस उ वाला का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ई के पश्चात आने से वह यह कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए इसका आपके हम एग्जांपल लेते हैं ई प्लस आ का। क्या आप लेते हैं, ई प्लस आ का, और वह भी लेते हैं आप बड़ी ई का। तो देखिए इसका एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, देवी प्लस आगमन। क्या लेते हैं, देवी प्लस आगमन। तो इससे क्या पता पड़ता है, ई प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, या। ई प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, या। तो यहाँ से जब देवी प्लस आगमन जो मिलके बनाएगा वो हो जाएगा आपका दिव्यागमन। क्या बन जाएगा, दिव्यागमन। देखिए फिर वही शर्त क्लियर हो गई। ई और आ मिलके क्या बना, यहाँ से ई थी और यहाँ से आ था, दोनों मिलके क्या बना, या। तो दोनों का या लग गया। लेकिन जो पहला वाला वर्ण था वो जस्ट क्या हो जाता है, आधा हो गया।
यहाँ से क्या क्लियर हो जाती है हमारी, यड़ संधि हो जाती है। यड़ संधि की ट्रिक रहती है प्यारे बच्चों हमारी, ये रे ले, ये रे ले वे, ये जब भी जहां दिखाई दे आपको बीच में तो वह हमेशा यड़ संधि कहलाएगी। देखिए इस तरीके से हमने अपने चारों भागों को क्लियर कर लिया है स्वर संधि के। एक लास्ट भाग और बचता है हमारा स्वर संधि का, जिसको कहते हैं हम अयादि संधि। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अयादि संधि। इसके आप नाम से इस परिभाषा को नहीं बता सकते, लेकिन हम इसकी एक ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे जो आप आसानी से इसको कहीं भी लिख पाओगे। तो देखिए, जब ए ओ स्वरों का मेल किसी दूसरे स्वर से होता है, अर्थात ए या ओ या औ स्वरों का मेल किसी अन्य स्वर से होता है, तो दोनों स्वरों के मिलने से ए का क्या बन जाता है, आय बन जाता है। इसी तरीके से ए का आय बन जाता है और ओ का क्या बन जाता है, आपका अब बन जाता है, और औ का आब बन जाता है। इस तरीके से हम आपको याद रखनी है आई, इस तरीके से आपको याद रखनी है अय आब अब आब। ये जो संधि कहीं भी अब दिखाई देगी वह हमेशा क्या कहलाती है, अयादि संधि कहलाती है। इसका सबसे अच्छा आप जो समझेंगे वो एग्जांपल से समझेंगे। देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं ने प्लस अयन। ठीक है, सबसे पहले संधि विच्छेद ले लेता हूं ताकि आप उन नियमों को साथ ही साथ लगा सकें और फिर उसका निष्कर्ष आसानी से समझ सकें। ने प्लस अन, यहाँ पे क्या होता है ए, यहाँ पे ए की मात्रा है प्लस ए और ऐसे क्या बताया था आपको, जब ए और कोई भी स्वर मिलता है तो उससे क्या बनता है, आय। क्या बनता है, आय। तो जब ने प्लस अन मिलेगा तो यह हो जाएगा नयन। क्या बन जाएगा, नयन। न के पीछे ए लगा हुआ है और साथ में यह जुड़ गया है, तो यह ए तो यहाँ छिप गया, तो इस तरीके से क्या बन गया, नयन। और इस प्रकार की संधि क्या कहलाती है हमारी, अयादि संधि कहलाती है। इसका एक और एग्जांपल लेकर हम अपने किसको क्लियर कराएंगे, आब को क्लियर करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अयादि संधि का एक अच्छा एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल रहता है हमारा पो प्लस वन। क्या रहता है, पो प्लस वन। अब यहाँ पो पर जो है वह ओ की मात्रा है और वह जो है ओ प्लस अन, ओ क्या है, ओ प्लस अन। तो यहाँ पे जब ओ के पश्चात ए आता है तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, अब में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है अब में। तो यहाँ पे ओ प्लस अन जो हो जाएगा वह पवन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ओ प्लस वन में, क्योंकि ए वे दोनों के बीच देखें तो पे के पीछे ए आया हुआ है और साथ की वे जुड़ गया है था। तो इस तरीके से पो और अन पवन का निर्माण करते हैं। इस तरीके से हमारी अयादि संधि क्लियर होती है। हम अपने संधि के नेक्स्ट भाग विसर्ग संधि का अध्ययन करते हैं, सॉरी व्यंजन संधि का अध्ययन करते हैं। देखिए व्यंजन संधि इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। देखिए व्यंजन संधि क्या होती है, जब किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आते हैं, जब किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आते हैं तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे कि आपका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वाक प्लस ईस। क्या होता है, वाक प्लस ईस। यहाँ पे क्या है, स्वर है, उसके पश्चात कोई स्वर, और ये क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन के पश्चात दूसरे शब्द में कोई स्वर आया बना हुआ है, तो वह नए प्रकार के वर्ण विकार के साथ एक नए प्रकार का शब्द वागीश का निर्माण करता है। तो वाक प्लस ईस इज इक्वल टू वागीश बनता है। यह व्यंजन संधि हमारी निकल के आती है। देखिए कुछ एग्जाम्पल के साथ नियमों को स्पष्ट करेंगे। देखिए क का ग में बदलना, क का ग में बदलना। देखिए हमने लिया हुआ है दिक, इसका मतलब होता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वर्णमाली में कि इसके पीछे अ नहीं जुड़ा हुआ है। दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। तो यहाँ पे क्या होता है, के और गे के जुड़ने से यह भी गे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यह आधा गे, यहाँ पर के और गे जुड़कर आधे गे का निर्माण करते हैं। तो यह बनता है दिग, दिग्गज, दिग प्लस गज। यहाँ से क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, के जुड़ने से गे में, तो के किस में कन्वर्ट हो गई, गे में। तो दिग प्लस गज इक्वल टू दिग्गज। इस तरीके से यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि क्लियर होती है। एक और हम व्यंजन संधि का अच्छा एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। देखिए जी 6 संबंधी नियम। यदि हस्व या दीर्घ ए या ए कभी 6 के बाद आ जाए तो वह हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाती है, चे, उसमें 6 शब्द जोड़ दिया जाता है। देखिए अपना एग्जांपल 6 संबंधी नियम कहते हैं इसको। यदि मान लीजिए स्व प्लस आप जोड़ रहे हैं छंद, स्व प्लस छंद, तो यह हो जाता है स्वच्छंद। क्या हो जाता है, स्वच्छंद, स्वच्छ छंद।
तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यदि ए के पश्चात कोई भी स्वर के बाद 6 आता है, मान लीजिए यहाँ पे ए लगा हुआ था, यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, 6 जोड़ देते हैं, तो उसके आगे हमेशा च लग जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, च के बाद यदि 6 से पहले यदि च लगा हुआ है तो वह व्यंजन संधि का निर्माण करता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए जी, आप जैसे देखते हैं सत प्लस जन, क्या देखते हैं, सत प्लस जन, तय का यदि जे के साथ संयोग होता है तो वह जय में कन्वर्ट, इस तरीके से जैसे आपने दिग्जन पढ़ा था, दिग्गज पढ़ा था, तो इस तरीके से यह भी आधी जय पूरी जय सज्जन का निर्माण करता है। इससे क्या पता पड़ता है, यदि आ के पश्चात यदि तय के पश्चात जय आता है तो वह हमेशा जय में कन्वर्ट, आधी जय में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारे और बहुत सारे नियम रह जाते हैं। जैसे कि एक और अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं, यदि री र और श के पश्चात न आता है तो हमेशा न रे में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात देख रहे हैं आप कि री प्लस नाम, तो आप क्या देखते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि री के पश्चात क्या हुआ है, न आया हुआ है, तो वह हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, अणय में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बनता है आपका परिणाम। तो यहाँ से हमेशा न की जगह क्या कन्वर्ट आ गया, न। इस तरीके से हमारी व्यंजन संधि कुछ नियमों पर आधारित है, जो मेन एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम अपनी अंतिम बची हुई कुछ नियमों के साथ अपनी विसर्ग संधि को क्लियर करते हैं। देखिए विसर्ग संधि क्या होती है। सबसे पहले हम अपनी पॉइंट डालते हैं विसर्ग संधि। देखिए प्यारे बच्चों, क्या होती है विसर्ग संधि, जैसे कि स्वर व्यंजन आप आसानी से समझे, स्वर के पश्चात कोई और अन्य वर्ण आता है, ऐसे ही व्यंजन के पश्चात कोई अन्य वर्ण आता है, तो ऐसे ही विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आते हैं तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। इसके एक अच्छे एग्जांपल लेकर हम इनको आसानी से समझेंगे। मान लीजिए निहि प्लस आहार, निहि प्लस आहार, तो ये विसर्ग प्लस ए मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यह हमेशा इनके बीच जो है आ का लोप हो जाता है और ये निराहार बनते हैं। क्या बनते हैं, निराहार। क्या बनते हैं, निराहार। इस तरीके से आपने देखा, इस तरीके से व्यंजन संधि कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि विसर्ग के पश्चात आप ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो बाद में ए आ उ के पश्चात यह विसर्ग रेल बे का कोई भी हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा, विसर्ग का ए के पश्चात आने से क्या हो गया, रे कन्वर्ट हो गया। ऐसे में अच्छा एग्जांपल लिखते हैं, नी प्लस नहीं प्लस, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, नहीं प्लस चिन्ह, क्या लगा हुआ है, नहीं प्लस चिन्ह। तो इसके आने से यदि विसर्ग के पश्चात आने से ई की मात्रा आई तो वह हमेशा आदि शय यानी निश्चिंत में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात यह जो है मात्रा यदि ई आई है तो वह शय छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी समान वर्ड जो कि तो रहता है। इस तरीके से एक दो एग्जांपल लेकर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए जैसे निहि प्लस कपट, निहि प्लस कपट, तो आप क्या देखते हैं, यदि विसर्ग आता है और उसके पश्चात कोई अन्य व्यंजन जैसे कि के ख ग पहला वर्ग आता है तो वह हमेशा से श में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बनता है निसो कपट। क्या बनता है, निसो कपट। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारी संधि क्लियर होती है और इन्हीं संधियों के साथ हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को लगाम देते हैं और हम एक बार पुनः मिलेंगे हिंदी की क्लासेसों में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और खास आपसे मेरा एक अनुरोध है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें पता लगे आप भी पर्याप्त रूप से हमको कोऑपरेट कर रहे हैं और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रति मेहनत कर सकें। इसके साथ साथ ही बच्चों, धन्यवाद।